अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। थर्मोडायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करता है इंटरन कन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हीट किन किन फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उनके इंटर कन्वर्जन पे ये फिजिक्स का ब्रांच जो है डील करता है। इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थर्मो एंड डायनामिक्स, यानी हीट का जो मोशन है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं विद ऑल द पैरामीटर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये हमारे तीन रॉक स्टार हैं इस पूरे चैप्टर के। और इस ब्रांच में हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा कैसे होता है, यानी हीट से मैकेनिकल वर्क कैसे कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल वर्क से हीट कैसे कन्वर्ट होता है। 70% ऑफ द चैप्टर ये मान लीजिए कि हमारा इसी पर बेस्ड है, दैट इज़ फर्स्ट लॉ। और बचा हुआ जो 30% चैप्टर है वो हमारे सेकेंड लॉ पर है। इसके अलावा एक लॉ और है थर्मोडायनामिक्स में, दैट इज़ कॉल्ड जीरोथ लॉ। उसको हम शुरू में ही हीट के बिगनिंग में ही पढ़ चुके हैं कि वो टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए दिया गया था। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम की। थर्मोडायनामिक सिस्टम के तीन पैरामीटर होते हैं, या कोई भी सिस्टम तीन टर्म से रिप्रेजेंट होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इस पूरे चैप्टर में आपका मास ऑफ सब्सटेंस है जो वो कांस्टेंट रहेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो बदलते नहीं हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से। ये एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है मैटर का जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं और जिन पर हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज को, इफेक्ट को स्टडी करते हैं। जैसे कि ये गैस है वो इनक्लोज्ड है सिलेंडर में जिसमें फिट है एक पिस्टन, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें हमारी जो गैस है वो मैटर है जिसको हमने एक स्पेसिफिक पोर्शन में रखा हुआ है और वहाँ पे उसके साथ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में होने वाले चेंजेस को हम स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज सिंपली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड स्टेट ओनली। मतलब अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को एब्सेंट मानते हैं, जो कि हम मानते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एग्जैक्टली कौन है? आपकी इंटरनल एनर्जी। ये हम केटीजी में देख चुके हैं कि टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और ये उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, क्योंकि आपके स्टेट वेरिएबल में से एक वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर स्टेट रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटरनल एनर्जी भी क्या हुई? स्टेट रिप्रेजेंट करने का पैरामीटर हो गई। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होती है ऑब्वियसली। ये केवल और केवल आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, कैसे आप वहाँ से पहुँचे इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को सीधे सीधे फाइनल माइनस इनिशियल से बताया जाता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि अगर Q हीट सप्लाई टू गैस है तो हम इसको दो तरीके से काम में ले सकते हैं। या तो हीट सप्लायर से हम इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, या हम गैस से वर्क डन करा सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो दी हुई हीट सप्लाइड है वो दो तरीके से काम आ सकती है, या तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या वर्क डन। तो हम इसको लिखते हैं एज अ सम ऑफ W प्लस डेल्टा E। और इन केस ऑफ स्मॉल वर्क डन तो हम कहते हैं dq इज इक्वल टू DE प्लस DW। यहाँ पे Q और W यानी कि हीट और आपका वर्क डन, ये दोनों ही पाथ फंक्शंस है, यानी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया है, कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया है। पर आप कोई भी प्रोसेस लगाओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका सेम ही आएगा। वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं NCV डेल्टा T। ये हम KTG में देख चुके हैं कि हर एक प्रोसेस के लिए हम इसको यही लिखेंगे, क्या? NCV डेल्टा T, जहाँ पे CV क्या है? हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो Q है वो क्या हो गया? NCV डेल्टा T प्लस W। साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री में Q बराबर MS डेल्टा T। अब क्योंकि हम गैस पढ़ रहे हैं तो मास रिप्लेस हो गया नंबर ऑफ मोल से, S रिप्लेस हो गया C से। तो हम NCV डेल्टा T प्लस W को कंबाइनली NC डेल्टा T भी लिख सकते हैं, जहां C स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस हो जाएगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस की बात करें तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को चेंज करते हैं विद टाइम।
तो इनमें से कोई भी बदले या इनका कॉम्बिनेशन बदले तो हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है। ये जब होता है तो चेंज अकर होता है स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम में। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस अगर आपका एग्जीक्यूट हुआ है तो डेफिनेटली आपके थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट में चेंज हुआ होगा। और स्टेट में चेंज होने का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इनमें से किसी में भी चेंज आना चेंज कहलाएगा। एंट्रोपी के बारे में हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, फिलहाल हमारा लेना देना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से ही रहेगा। कुछ साइन कन्वेंशन है यहाँ पर जिनको कि हम स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं। जैसे हम यहाँ जब भी कैलकुलेशन करेंगे हीट गेन बाय सिस्टम, या जो हीट सिस्टम को दी गई उसे पॉजिटिव लेते हैं, और जो हीट सिस्टम से ले ली गई या लॉस हो गई उसे नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन बाय अ सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि वर्क डन बाय गैस दिया जाता है पी डेल्टा वी से, तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, तभी हम कहेंगे वर्क डन बाय सिस्टम हुआ, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। और अगर गैस कंप्रेस होती है तो वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, हम उसे नेगेटिव लेंगे। इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज जो है उसे पॉजिटिव लिया जाता है, डिक्रीज को नेगेटिव लिया जाता है। अब हम प्रोसेसेस की बात करेंगे। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? पहला प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, और अगर आप टोटल वर्क डन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, इसमें से P बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी क्या देगा, डेल्टा वी। तो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक क्या लिखा जा सकता है, पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। क्यू हम जानते हैं क्या होता है, मैंने बताया था एन सी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। डब्ल्यू को लिख दिया, एन डेल्टा टी कॉमन आके कट गया तो सी बराबर क्या हो गया, सी वी प्लस आर। नियर्स रिलेशन से जानते हैं सी वी प्लस आर क्या होता है, सी पी। तो आइसोबारिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट वैसे भी हम कह सकते हैं सीधे क्या होगी, सी पी होगी, क्योंकि प्रेशर क्या है इस प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट। सवालों में कैसे पहचानोगे कि प्रेशर कांस्टेंट का सवाल है, तो कभी ये मत सोचना कि जिसमें आपका पिस्टन नहीं है, दीवारें फिक्स है, वो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, नहीं। प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो आपका मूवेबल पार्ट होना चाहिए, यानी जब आप गर्म करो तो गैस एक्सपेंड कर सके, जब ठंडा करो तो कंप्रेस हो सके। अगर गर्म किया और आपका जो पिस्टन था वो नहीं खिसका तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ कोलिजन करेंगे तो प्रेशर बढ़ाएंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो मूवेबल पार्ट होता है आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हम जानते हैं पी वी बराबर एन आर टी, टी बराबर कांस्टेंट हो गया। अच्छा एक बात और, आइसोबारिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, तो P कांस्टेंट है तो आप लिखोगे V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप लिखोगे PV बराबर कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस केस में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा तो आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस क्या होगी, इनफाइनाइट। आप हीट देते रहोगे, चेंज इन टेम्परेचर होगा नहीं, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, इनफाइनाइट। यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, W, क्योंकि डेल्टा ई क्या हो गया, ज़ीरो। वर्क डन कैलकुलेट करना है तो ये अकेला प्रोसेस है जिसके लिए सबसे ज़्यादा फार्मूले थर्मोडायनामिक्स में है। आप इसको 2.303 NRT log V2 बाय V1 लिख सकते हो, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो NRT ln V2 बाय V1, या लिख सकते हो P1 V1 ln V2 बाय V1, या लिख सकते हो P2 V2 ln V2 बाय V1। NRT कैन बी रिप्लेस बाय P1 V1 कैन बी रिप्लेस बाय P2 V2। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ भी आप लिख सकते हो इसको NRT ln P1 बाय P2, P1 V1 ln P1 बाय P2, P2 V2 ln P1 बाय P2। तो इतने फार्मूलों वाला तो कोई भी वर्क डन नहीं है, इसमें वर्क डन का सवाल पूछा मतलब हम फोड़ डालेंगे उसको। फिर अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो अभी हमने जो दो प्रोसेस पढ़े कौन कौन से, आइसोथर्मल और आइसोबारिक,
तो इन दोनों प्रोसेस के लिए याद रखना कि आपका एक तो मूवेबल पार्ट होना चाहिए, दूसरा आपका जो हीटिंग है वो स्लो होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस को पहचानने का एक और तरीका है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका सवाल होगा सडन चेंज का, मतलब प्रोसेस जो है वो फास्ट कैरीड आउट होगा, जैसे टायर का फटना, बम का फटना। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं ये सडन कैरीड आउट होते हैं। ऐसे प्रोसेस कैरीड आउट होंगे तभी आपका एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस की पहचान ही यही है कि इसके लिए Q बराबर क्या होता है, ज़ीरो, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोसेस क्या होती है, ज़ीरो। इस प्रोसेस की इक्वेशन होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू K। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।